ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी कितनी है और ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट कितना है, इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कहां पे स्टैंड करता है, जानेंगे ये सारी बातें एसबीआई के ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड के एनएफओ प्रेजेंटेशन में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है विरोध चौधरी। मैं पिछले 18 सालों से फाइनेंस इंटरमीडिएट के तौर पर काम कर रहा हूं। मैं एक वोलेटिलिटी कोच हूं और फाउंडर हूं इन्वेस्टमेंट एक्शन का। ये वीडियो न सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, बल्कि अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे देश में ऑटो इंडस्ट्री क्या कर रही है, कितना ग्रोथ पोटेंशियल है, साथ ही साथ हमारी देश की इकोनॉमी एज ए होल किस ट्रेंड में जा रही है, तो ये समझने के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं इसमें बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इस प्रेजेंटेशन को शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि ये जो एनएफओ है एसबीआई का, इसका स्टार्टिंग डेट 17 तारीख से है और ये 31 तारीख को क्लोज हो रहा है। और इस प्रेजेंटेशन को देने से पहले मैं इस सेक्टर से जुड़ी हुई जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो आपके साथ में शेयर करूंगा कि इंडिया वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट ऑटो मोटिव इंडस्ट्री है और ये डोमेस्टिक सेल्स के टर्म पे बोला जा सकता है। और दूसरा चीज कि 2025 तक इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर बन जाएगा। तीसरी चीज आपको बता दूं कि इंडिया 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है 2 व्हीलर का, और ट्रैक्टर के सेल्स में भी ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है बस का और 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ट्रक का। और ये बहुत ही अमेजिंग लगता है अपने देश के विषय में सुन करके। और जहां तक बात है ऑटो इंडस्ट्री की, तो इसमें मेनली 4 कंपोनेंट्स हैं। एक तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, और दूसरा ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स यानी जो स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं वो, और तीसरा इसका ड्राइविंग फैक्टर है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कंपोनेंट, और चौथा चीज है एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी। तो इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि एसबीआई का ये फंड इंडस्ट्री का पहला ऐसा फंड है जो सिर्फ ऑटोमोबाइल के ऊपर है। इसके पहले जितने भी इंडस्ट्री में आपको फंड्स मिलेंगे वो ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सेक्टरल फंड है, जो मतलब उसमें लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट एज ए इंडस्ट्री इंक्लूड किया गया है। इसमें सिर्फ ऑटोमोबाइल है। मेरे इसी चैनल पे 2 वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं। एक है एचडीएफसी का ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फंड और दूसरा है आईसीआईसीआई का ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड। उसका लिंक मैं आई बटन में दे रखा हूँ। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं इस विषय में डिटेल्स जानने के लिए। फिलहाल के लिए हम ये जानते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटी है। अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटी की, तो हमारी जीडीपी राइज कर रही है और हमारे यहाँ कार या बाइक का पेनिट्रेशन लेवल लो है। ये अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। न सिर्फ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जैसे मारुति, टाटा, महिंद्रा, इस तरह की कंपनीज है, बल्कि जो ऑटो एंसिलरीज हैं वो भी इस ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंक्लूडेड है। मल्टीफोल्ड ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 व्हीलर्स का भी सेल्स बढ़ रहा है, पैसेंजर्स व्हीकल्स का भी सेल्स बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ कैपेक्स का स्पेंडिंग कर रही है सरकार या फिर प्राइवेट एंटिटी भी कैपेक्स एक्सपेंडिचर कर रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में कमर्शियल व्हीकल्स जैसे जो हेवी अर्थ मूविंग व्हीकल्स है या फिर ट्रक्स है, उनका यूज ज्यादा होता है, तो उनका सेल्स भी बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि लोग प्रीमियम गाड़ियां ज्यादा खरीद रहे हैं। अगर हम बात करें 2 व्हीलर की, 2 व्हीलर्स में सुपर बाइक्स खरीद रहे हैं। तो 4 व्हीलर की बात करें तो वहां पे हाई एंड प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बिक्री हो रहे हैं। और एक्सपोर्ट के मामले में हम देखें तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर कि लेबर बहुत सस्ता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत सस्ता है। तो हम एक्सपोर्ट की भी कॉम्पिटिटिवनेस में आगे बढ़ रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट वो है ईवी का पेनिट्रेशन, जिस हिसाब से गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, डे बाय डे बढ़ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे यहाँ पेनिट्रेशन का क्या आलम है। अगर हम अपना 4 व्हीलर का पेनिट्रेशन लेवल देखें यूएस, इटाली, फ्रांस, यूके जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसकी तुलना में, तो अमेरिका में 860 लोगों के पास में कार है आउट ऑफ 1000, और इटाली में 756, फ्रांस में आपका 74,
और 704, और यूके में 632 लोगों के पास में गाड़ियां हैं। तो हमारे यहाँ 1000 में से सिर्फ 34 लोगों के पास में गाड़ियां हैं। और अगर हम टू व्हीलर का पेनिट्रेशन की बात करें तो इसके मामले में हम सिर्फ एशियन जो कंट्रीज हैं उनके साथ में अगर अपने देश की तुलना करें तो हम देख रहे हैं कि इंडोनेशिया, चाइना और थाईलैंड जैसे देश, यहाँ पर भी 1000 में से इंडोनेशिया में 460 लोगों के पास में बाइक है, चाइना में 332 लोगों के पास में बाइक है और थाईलैंड में 310 लोगों के पास में है, जबकि इंडिया में सिर्फ 120 लोगों के पास में बाइक है। तो इससे समझ में आ रहा है कि पेनिट्रेशन का लेवल हमारे यहाँ लो है। अब देखते हैं कि पिछले 10 सालों में जो OEM है यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और एंसिलरीज मैन्युफैक्चरर्स का जो ग्रोथ है वो किस तरह से बढ़ा है। हम देख रहे हैं कि OEM का ग्रोथ पिछले 10 सालों में 2014 से 2022-23 के दौरान हम देखते हैं कि इनका CAGR ग्रोथ 8.7% का है और इनका टोटल ग्रोथ 55 ट्रिलियन से 116 ट्रिलियन हुआ है। जबकि ऑटो एंसिलरी जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनका ग्रोथ 3 गुना हुआ है इस दौरान पिछले 10 सालों में। इनका 5.36 ट्रिलियन से 14.89 लगभग 15 कर सकते हैं आप कि 3 गुना इनका ग्रोथ हुआ है। तो ये GDP का ग्रोथ है जो मैंने रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब ऑटो एंसिलरीज या ऑटो इंडस्ट्री 7% कंट्रीब्यूट करता है हमारे GDP के ग्रोथ में। तो इसकी वजह से ये ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब बात आती है कि अभी ऐसा क्या है कि ऑटो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये चीज आपको इस स्लाइड्स में समझ में आएगा कि हम अगर बात करें 2005 से लेकर के 2018-19 तक, तो यहाँ पर ऑटो इंडस्ट्री का ग्रोथ 6.6% का था, जबकि 2020 के बाद से ये 11% के CAGR से बढ़ रहा है। अब हम इसके प्रोडक्ट मिक्स की बात करें परसेंटेज वाइज कि किस तरह के, किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स इसमें ज्यादा सेल में आ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो SUV, MUV या फिर सेडान कैटेगरी के जो कार है उनका सेल्स ज्यादा बढ़ रहा है, उनका परसेंटेज ज्यादा सेल है कंपेयरिंग टू हैचबैक या फिर एंट्री लेवल की कार। यहाँ पे आप देख सकते हैं FY24 का डेटा कि जहां पर कि 54% SUV बिका है और 16.9% आपका MUV बिका है और हैचबैक सिर्फ 20% बिका है। तो इससे समझ में आ रहा है कि लोग प्रीमियम कार ज्यादा खरीद रहे हैं। वही चीज आप बाइक में भी देख रहे हैं कि बाइक में भी सुपर बाइक्स ज्यादा बिक रही है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल जो 100 सीसी की या मोपेड बाइक होती है उसकी तुलना में। तो ये भी एक ट्रेंड शिफ्ट दिख रहा है जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए काफी हेल्पफुल होगा उसके ग्रोथ में। अब यहाँ पे हम दूसरे जो कंपोनेंट है उसके तरफ आगे बढ़ते हैं, वो है ऑटो एंसिलरीज। ऑटो एंसिलरीज में आप देख सकते हैं कि एक बाइक या फिर एक कार को मैन्युफैक्चर करने में दुनिया भर के कंपोनेंट्स लगते हैं और ये सारे कंपोनेंट्स अलग अलग कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। जैसे टायर कोई और बना रहा है, तो हेडलैम्प कोई और बना रहा है, तो उसमें यूज होने वाला जो वायर है या फिर बियरिंग्स है वो अलग अलग कंपनी बनाती है और जो OEM है उसको असेंबल करता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। और एक दूसरा चीज आपको बता दूं कि जो रेगुलेटरी चेंज है, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज ला रही है उसका भी फायदा ऑटोमोबाइल सेक्टर को मिल रहा है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि 2017 में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाया कि कमर्शियल व्हीकल्स के जो ड्राइवर्स हैं उनका केबिन AC होना चाहिए और उसमें ब्लोअर लगा होना चाहिए ताकि जो ड्राइवर उसमें ड्राइव कर रहा है उसको कंफर्ट मिले, ताकि रोड एक्सीडेंट को कम किया जा सके। वो कंफर्टेबली अगर गाड़ी को ड्राइव करता है तो वो कंसंट्रेशन के साथ में काम करेगा और एक्सीडेंट का खतरा कम होगा। ये एक सिंपल सा चेंज है जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट को भी कम किया जा रहा है और इसकी वजह से गाड़ियों का जो सेल होगा उसमें कमर्शियल व्हीकल्स में AC लगा करके सेल करना पड़ेगा, तो उसमें सेल्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका दाम बढ़ जाएगा। और दूसरी तरफ और एक चेंज आपको बता रहा हूं कि रोड सेफ्टी के रिलेटेड ही कि आने वाली जितनी भी गाड़ियां होने जा रही हैं, मतलब 2027 में ऐसा देखा जाएगा कि मैक्सिमम कार 4 एयर बैग्स के साथ में बिकेंगी, जिसमें कि सभी पैसेंजर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखा जाएगा। और कुछ ऐसे सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं ताकि जैसे एंटी लॉकिंग सिस्टम 2019 से कंपलसरी कर दिया गया है कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में अगर गाड़ी को अचानक से ब्रेक लगाना हुआ तो वो ऑटोमेटिक ब्रेक लगेगा और उससे गाड़ी का जो एक्सीडेंट का
जो डैमेज है उसको कम किया जा सकेगा। और यहाँ पर आप ये सारा चीज देख सकते हैं कि 2027 तक लगभग 80% कार 4 एयर बैग्स के साथ में बिकेंगी और 2020 से लगभग सभी कार सीट बेल्ट रिमाइंडर्स के साथ में बिक रही हैं। और 2019 से एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी सभी गाड़ियों में आ चुका है, वो चाहे आपका 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। अब आगे देखते हैं कि प्रीमियमाइजेशन के जो फीचर्स है उसका सेल्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है या परसेंटेज ऑफ सेल्स किस तरह से बढ़ रहा है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पहले की जो गाड़ियां होती थी वो सभी गियर और क्लच के साथ में आती थी, उसमें बार बार आपको गियर शिफ्ट करना पड़ता था। अभी गाड़ियां ऐसी आ रही हैं कि उसमें गियर आपको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन उसको बोला जा रहा है। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के सेक्टर में हम देख रहे हैं कि 39% गाड़ियां ऐसी बिक रही है अभी। नहीं, फ्यूचर में आपका मतलब यहाँ पे आप ये बार देख रहे हैं, ग्रे बार है FY27 का और FY23 का है ऑरेंज और FY19 का है ग्रीन ब्लू। तो ब्लू में आप देख रहे हैं कि पेनिट्रेशन लेवल कम है और आप देख रहे हैं कि 37% गाड़ियां ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में बिकेंगी इन ईयर 2027। वहीं पे सनरूफ एक प्रीमियम फीचर है और एलईडी लाइटिंग भी एक प्रीमियम फीचर है, जिसकी वजह से गाड़ी का दाम बढ़ जाता है। एलॉय व्हील ऐड करने से गाड़ी का दाम बढ़ जाता है। तो लोग जो है वो पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, उनको अगर अच्छा चीज बेचा जाए तो या फिर प्रीमियम फीचर्स उनको दिया जाए तो। उसी के साथ में और एक चीज आपको बता दूं कि इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो सामने में पैनल लगा हुआ रहता है ड्राइवर के सामने, जिसमें कि पता चलता है कि गाड़ी किस स्पीड में चल रही है, उसमें फ्यूल कितना है। और ये तो अभी एक इंफोटेनमेंट सिस्टम बन गया है जिसमें कि आपको TFT क्लस्टर लगा हुआ है, उस पर आपको माने ये सारा डिस्प्ले भी करेगा और उसके साथ साथ आप उसमें एंटरटेनमेंट भी कर सकेंगे। तो ये सारी फीचर्स के साथ में जब गाड़ियां बिक रही हैं तो उसका दाम ज्यादा हो रहा है और ये ऑटो सेक्टर के लिए फायदेमंद है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि ईवी किस तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर को माने पेनिट्रेट करने में या ग्रो करने में मदद कर रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं पेनिट्रेशन लेवल का क्या आलम है। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि FY2019 में 2 व्हीलर्स का पेनिट्रेशन लेवल लेस देन 1% था। ये सिनेरियो 2021 तक का था। 2022 में ऑलमोस्ट 2% 2 व्हीलर का सेल्स था और ये 2024 में बढ़ करके 5.38% हो गया। और ईवी का पेनिट्रेशन लेवल हम कार के सेक्टर में देखें तो 2021 तक सिर्फ 2% था और ये बढ़ करके नहीं लेस देन 1% में 0.20% था 2021 में और ये 2024 में बढ़ करके हो गया 2.32, यानी कि 10 टाइम्स ग्रोथ सिर्फ 4 सालों में माने पैसेंजर्स व्हीकल्स में हम देख रहे हैं, 4 व्हीलर्स में देख रहे हैं। तो ये है आलम। और दूसरा चीज ये है कि गवर्नमेंट इसमें ईवी के लिए क्या कर रही है कि गवर्नमेंट आपको पुश कर रही है कि अगर आप इंटरनल कंबशन इंजन लेते हैं तो उसमें 28% आपको जीएसटी देना होगा और अगर आप ईवी लेते हैं तो सिर्फ 5% जीएसटी आपको देना होगा। इतना ही नहीं, फेम के तहत अगर आप कोई भी मतलब जो फास्टर एडॉप्शन ऑफ मोबिलिटी इन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अगर मैन्युफैक्चरर ज्यादा मैंने प्रोड्यूस करता है तो उसके लिए सब्सिडी सरकार ने पिछला साल मतलब FY24 के दौरान 10,000 करोड़ तक सब्सिडी दिया है। और PLI के स्कीम के तहत भी सब्सिडी दिया जा रहा है मैन्युफैक्चरर्स को और यूजर्स को भी सरकार सब्सिडी दे रही है। EMTS मतलब इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मैंने अगर आप यूज करते हैं मतलब प्रमोशन के लिए स्कीम दे रही है कि अगर आप 2 व्हीलर खरीदते हैं तो उसमें 10,000 रुपए तक का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ये सारी चीजें पुश कर रही है ऑटोमोबाइल सेक्टर को। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि नए तरह के जो स्टार्टअप है वो OEM के तौर पर उभर करके आ रहे हैं, माने ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के तौर पर आ रहे हैं, जैसे कि ओला है, एथर है। इनका नाम कोई नहीं जानता था ऑटो मैंने मोबाइल सेक्टर में, और ये बाइक बना करके अभी स्टार्टअप के तौर पर उभर करके आ रहे हैं। और ओला 2025 में अपना IPO लेकर के आने वाला है। तो
तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्कोप है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेनिट्रेशन लेवल मैं आपको दिखा रहा था कि पेनिट्रेशन लेवल का किस तरह का ग्रोथ हुआ है। अब देखते हैं कि एक्सपोर्ट में क्या अपॉर्चुनिटी है। आप एक सिंपल सा डेटा यहाँ पर देखिए कि लेबर कॉस्ट अगर हम डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ में अपने इंडिया को कंपेयर करें तो अमेरिका में एक लेबर $50 चार्ज करता है 1 घंटे का। $50 का मतलब होता है लगभग 5,000 रुपया वो 1 घंटे के लिए चार्ज करता है। और हमारे यहाँ वही लेबर सिर्फ 500 रुपया भी आप अगर एक दिन का देते हैं पूरे 8 घंटे का, तो वो 8 घंटे काम कर लेगा सिर्फ 500 रुपया में। तो ये है हमारे यहाँ का कॉस्टिंग। तो और इलेक्ट्रिसिटी का भी अगर हम बात करें तो जर्मनी, जापान और स्पेन जैसे देशों में $6 एक यूनिट का कॉस्ट पड़ता है और इंडिया में ये लेस देन $1 कॉस्ट पड़ता है। तो हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि हम लो कॉस्ट में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इमिशन टेस्ट के मामले में देखें तो हम यूरो 6 को अडॉप्ट कर रहे हैं जो कि एट पार है, मैंने हमारा BS6 यूरो 6 के एट पार में खड़ा हो रहा है ऑटो इमिशन टेस्ट के मामले में। और हम ग्लोबल स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं विथ लो कॉस्ट। यहाँ पर आप CAGR ग्रोथ देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट का ग्रोथ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में हमारा कितना हो रहा है। और यहाँ पर अब एक चीज देखने की बात है कि जब ये सेक्टर ग्रो कर रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रो कर रहा है, लेकिन इसका हमारे जो इंडेक्स है उसमें पेनिट्रेशन बहुत ही लो है। मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर की इतनी ज्यादा कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन उतना नहीं है जिसकी वजह से इसका पेनिट्रेशन लेवल कम है। चाहे हम बात करें BSE 100 की या फिर BSE 500 की, दोनों में ही अभी के मार्केट सिनेरियो में 7.5% या 7.3% का ही पेनिट्रेशन लेवल है। और आज से अगर हम 4 साल पहले की बात करें तो इनका पेनिट्रेशन लेवल 4.3 और 4.9% हुआ करता था। तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इस तरह की जो कंपनीज है उनका बढ़ेगा। अब एक बैक टेस्टिंग रिपोर्ट बताया गया है कि अगर हम ऑटो TRI जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इंडेक्स है उसके साथ में निफ्टी 500 और निफ्टी 50 का कंपैरिजन करें तो हम देख रहे हैं कि 1 साल और 3 साल के परफॉर्मेंस में एक मेजर माने ट्रेंड शिफ्ट दिख रहा है कि माने अगर 5 साल या 10 साल के परफॉर्मेंस में देखें तो ऑटो इंडेक्स निफ्टी 50 और निफ्टी 500 को ज्यादा मार्जिन से बीट नहीं कर रहा था। लेकिन 1 साल के परफॉर्मेंस में हम देख रहे हैं कि निफ्टी 50 ने जहां पे 26% का रिटर्न दिया है, निफ्टी 500 ने जहां पर कि लगभग 40% का रिटर्न दिया है, वहीं पर 1 साल में ऑटो इंडेक्स ने 71.70% का रिटर्न दिया है। इससे ये समझ में आ रहा है कि ऑटो इंडस्ट्री एक ऐसे जगह पे बैठी है जहां से कि एक बड़ा मोमेंटम दिख रहा है और इसी वजह से SBI इस समय में ऑटो के ऊपर एक अलग NFO लेकर के आया है। अब देखते हैं कि इसका हाईएस्ट रिटर्न, मिनिमम रिटर्न और एवरेज रिटर्न कितना हो सकता है। ये देख रहे हैं कि मैक्सिमम रिटर्न 20 सालों में 2001 से जनवरी 2004 से लेकर के 2024 में इसने मैक्सिमम रिटर्न ऑटो इंडेक्स ने 43% का दिया है, एवरेज रिटर्न 15% का दिया है और अगर हम मीडियम की बात करें तो 17% का है। और अगर हम टोटल माने एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो 58.6% का रिटर्न दिया है। वहीं पे अगर हम निफ्टी 50 और निफ्टी 500 के साथ में अगर हम इसके एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो इसने को बहुत अच्छा मार्जिन से बीट किया है। हम निफ्टी 50 का देख रहे हैं तो 26% का रिटर्न है, मतलब लगभग 27% कर सकते हैं और 500 36% का रिटर्न दिया है। तो इससे काफी अच्छा मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है टोटल 20 साल के परफॉर्मेंस में। और तो अब SBI के जो फंड होगा उसके यूनिवर्स में किस तरह की कंपनीज में कितना वेटेज रखा जाएगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटो कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स वाली जो कंपनीज है उसमें टोटल 85 कंपनीज हैं जिसमें से कि स्टॉक सेलेक्ट किया जाएगा और उसमें 10% का वेटेज रखा जाएगा। और पैसेंजर कार एंड यूटिलिटी व्हीकल्स में सबसे ज्यादा एलोकेशन होगा और इसमें 51% का एलोकेशन किया जाएगा, 4 कंपनीज में लिया जाएगा। और 2 व्हीलर्स की कैटेगरी में टोटल 4 कंपनीज को इंक्लूड किया जाएगा और 27% का स्टेक रखा जाएगा। और इस
इस तरह से ये 100% का एलोकेशन कंप्लीट होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारी कंपनी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में है। और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सारी कंपनी ऑटो कंपोनेंट प्लेयर के तौर पर, मतलब जो उसमें स्पेयर पार्ट्स लगते हैं वो सब सप्लाई करती हैं। अब इसका जो स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा वो आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसी कंपनीज को शामिल किया जाएगा जो इकोनॉमिक ग्रोथ और ट्रेंड और पेनिट्रेशन लेवल को फॉलो कर रही है। और इसके लिए देखा जाएगा कि उस कंपनी के अंदर क्या जो इवोल्यूशन हो रहा है उसको एडॉप्ट करने की कैपेसिटी है या नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी देखा जाएगा कि कंपनी के अंदर ग्रोथ का क्या पोटेंशियल है। और इस चीज को देखने के लिए देखा जाएगा कि उसका अर्निंग का क्वालिटी क्या है, क्या वो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही है, और उसका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, या फिर उसका कैश फ्लो कैसा है। और तीसरा चीज जो देखा जाएगा वो है ब्रांड बिल्डिंग कैपेसिटी, की जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या फिर कंपोनेंट बना रही है वो ओवरऑल अपना ब्रांड बिल्डिंग कर रही है कि नहीं। उसका जो स्ट्रेटजी है एसेट एलोकेशन का, कैपिटल एलोकेशन का, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो डेट वाला ज्यादा कैपिटल लेकर रखी है, या फिर उसका रिटर्न का प्रोफाइल क्या है। ये सारा चीज देख करके उसके बाद से कंपनियों को फिल्टर करके उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और आपको बता दूं कि चूंकि ये थीमेटिक या सेक्टरल फंड है तो इसमें कोई भी एडवाइजर आपको ज्यादा एलोकेशन करने की सलाह नहीं देगा। और ये टोटल प्रेजेंटेशन कहीं पे भी आपको इस बात को प्रमोट नहीं कर रहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपनी जरूरत के अनुसार कीजिए। और इस वीडियो का उद्देश्य आपको इन्वेस्टमेंट करवाना नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा फैक्ट्स जान लेते हैं इस फंड के विषय में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये थीमेटिक फंड है और नाम मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि SBI ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड इसका फंड का नाम है। और इसके जो फंड मैनेजर है तन्मया देसाई पिछले 8 सालों से SBI के साथ में है। और ये SBI के 5 फंड्स को मैनेज करते हैं, जिसमें हेल्थ केयर भी इनका एक फंड है। और इसमें आप 500 का SIP कर सकते हैं और 5,000 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और 1% का इसमें एग्जिट लोड है। और इसके साथ में ये प्रेजेंटेशन मैं खत्म करता हूँ। और नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ मैं एक नए वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तरक्की करें।